नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फ्यूचर क्लासेस पे। मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पे। और आज अपन बात करेंगे एडोल्फ हिटलर के बारे में। जी, एक ऐसा संकीर्ण व्यक्ति था जिसने लाखों जानें ले ली थी, जिसके माना था यहूदियों को इसने बहुत ज़्यादा अधिक संख्या में इन्होंने यहूदियों को मारा था। बहुत अधिक अलग अलग तरीके से इन्होंने यहूदियों को टॉर्चर भी किया था। और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रीज़न बना था सबसे बड़ा एडोल्फ हिटलर, जिसने अपने जीवन में बहुत अधिक संघर्ष भी करता है, लेकिन जर्मनी की सबसे ऊंची पोस्ट या सर्वोच्च पोस्ट चांसलर तक का ये सफ़र कैसे तय करता है, कैसे अपने बोलने की ओरिएंटल स्किल के दम पर ये लोगों को अपनी ओर आकर्षित भी करता है और एक प्लेटफॉर्म भी इसको मिलता है, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी काफ़ी कम समय के अंदर काफ़ी एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाता है और चांसलर तक का सफर तय करता है। जिसके बाद ये सत्ता भी हथियाता है और राष्ट्रपति के और चांसलर के पद को सम्मिलित कर देता है, जिसकी वजह से सारी शक्ति इसके पास संग्रहित हो जाती है। जी, एडोल्फ हिटलर, वैसे इनका जन्म ऑस्ट्रिया में होता है, लेकिन ये जर्मन के राष्ट्रवाद से काफ़ी प्रभावित थे और उन्हीं के लिए वर्ल्ड वॉर 1 में भी लड़ते हैं और सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी जर्मनी के लिए ही लड़ते हैं। एडोल्फ हिटलर का जन्म होता है 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के वोन गांव में होता है। एक छोटा सा गांव था वोन, उसमें उनका जन्म होता है। और इनके पिता का नाम था एलोइस हिटलर और इनकी माता का नाम था क्लारा पोज। ठीक है, इनके पिता की तीसरी पत्नी के चौथी संतान थी एडोल्फ हिटलर। और इनसे बड़े जो भी इनके भाई बहन थे उनकी सबकी डेथ हो जाती है। एक इनका छोटा भाई होता है और एक इनकी बहन भी होती है। जी, भाई का नाम था एडमंड, जिसकी मौत हो जाती है 19 में, और जिससे इनको काफ़ी तनाव में ये चले जाते हैं और इनको ये काफ़ी अपने भाई से प्रेम करते हैं। और 3 साल बाद इनके पिताजी की मौत हो जाती है। 3 जनवरी 1903 को इनके पिताजी की मौत हो जाती है और 3 साल बाद इनकी माताजी की मौत हो जाती है। 21 दिसंबर 1906 को इनके माताजी की मौत हो जाती है। उसके बाद ये 16 साल की उम्र में स्कूल छोड़ देते हैं, क्योंकि स्कूल में इनको बिल्कुल इंटरेस्ट है नहीं, मतलब इंटरेस्ट होता नहीं है इनको, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है स्कूल जाना, क्योंकि स्कूली भाषा इनको बिल्कुल समझ नहीं आती है। लेकिन ये इतिहास और राजनीति में काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं, तो उसको ये पढ़ते हैं। राइटिंग इनकी बिल्कुल अच्छी नहीं होती, लेकिन ये आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। भैया, राइटिंग ही अच्छी नहीं तो आर्टिस्ट कैसे बनोगे। और जब ये वियना के अंदर स्कूल में जब आर्ट के लिए प्रवेश लेते हैं तो ये एंट्रेंस एग्जाम में 2 बार फेल हो जाते हैं। और इसके बाद ये ऑस्ट्रिया छोड़ देते हैं और चले आते हैं जर्मनी और जर्मनी की आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं। उस वक्त जर्मनी वर्ल्ड वॉर में फर्स्ट के अंदर सम्मिलित होता है, तो जर्मनी को अधिक आर्मी चाहिए होती है, जिसकी वजह से ये सम्मिलित हो जाते हैं जर्मन आर्मी के अंदर और वहीं से अपना प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, जो कि एक इनकी किस्मत काफ़ी अच्छी साथ देती है। इनके पास ओरिएंटल स्किल अच्छी होती है बोलने की, जिसकी वजह से ये काफ़ी आगे तक जा पाते हैं। और यही एक ऐसा व्यक्ति है जो सबसे बड़ा तानाशाह बन के उभरा, और कुछ लोगों को पता था और कुछ लोगों को बनने के बाद ये एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। एक बहुत ही भयानक और बहुत ही क्रूर व्यक्ति के हाथ में इन्होंने सत्ता सौंप दी थी, जो कि इनको बहुत बाद में जाके इस चीज़ का एहसास हुआ। तो एडोल्फ हिटलर काफ़ी एक बड़ा तानाशाह भी था। इनकी माताजी की यहाँ मौत हो जाती है और ये काफ़ी डिप्रेशन में चले जाते हैं। इनकी मतलब इनकी हालत, जब ये माताजी इनकी डेथ हो जाती है, इनकी हालत बिल्कुल सही नहीं रहती है। रोड पे कहीं पे भी सो जाते हैं। इनकी बिल्कुल जैसे कि भिखारी जैसी हालत हो जाती है। इनके पास अच्छे कपड़े नहीं होते, खाने पीने के लिए सामग्री नहीं होती है, और जो दोस्तों से इनकी ज़्यादा बनती नहीं है और ज़्यादा बोलते नहीं है किसी से। और लेकिन जब ये स्कूल छोड़ते हैं तो अपने इतिहास और राजनीति में काफ़ी पढ़ने में इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि ये इनमें बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। इसी की वजह से ये राजनीति को काफ़ी अच्छे से समझ पाते हैं और तभी जाके आगे जाके चांसलर बनते हैं, जो कि सभी देशों के लिए, पूरे यूरोप के लिए काफ़ी ख़राब रहता है। राइज ऑफ एडोल्फ हिटलर, कैसे हिटलर का उदय होता है जानते हैं इसके बारे में। एक्चुअली क्या होता है कि जब ये आर्मी में, जर्मन आर्मी में ये भर्ती होते हैं, जब ये जर्मन आर्मी में ज्वाइन कर लेते हैं, तब इनका काम होता है कम्युनिकेशन का। एक्चुअली में जब इनका वर्ल्ड वॉर जर्मनी का, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, ऑस्ट्रिया, इटली, सारे देश वर्ल्ड वॉर में होते हैं, तब इनका काम होता है कम्युनिकेशन का। ये जो जर्मनी के अंदर सेना है उसको आपस में सेना में एक दूसरे को संदेश देते हैं कि भाई क्या चल रहा है, सीमा पे क्या चल रहा है। फिर कमांडर को देते हैं, आर्मी में देते हैं, अलग अलग ऑफिस में ये संदेश पहुंचाते हैं। तभी इनको एक गोली लग जाती है।
इनको 2 बार गोली लगती है और इनको एक आयरन क्रॉस सम्मान भी मिलता है, जो कि जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान होता है। हिटलर काफ़ी संघर्ष करते हैं अपने जीवन के अंदर, लेकिन उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जिसके बाद से उनकी रफ्तार रुकती नहीं है और वो बहुत जल्द एक चांसलर बन जाते हैं जर्मनी के, जिसके बाद से इतिहास बदल जाता है पूरी दुनिया का। चलो बात करते हैं, देखते हैं एक्चुअली में होता क्या है। 1919 में जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध हार जाता है। एक्चुअली जर्मनी वर्ल्ड वॉर का रीज़न, फर्स्ट और सेकंड दोनों में जर्मनी ही वर्ल्ड वॉर का रीज़न होता है। जर्मनी 1999 में जब वर्ल्ड वॉर हारता है तो उस पर वर्साइल्स की संधि थोप दी जाती है। 28 जून 1999 को जर्मनी से फ्रांस, ब्रिटेन जो युद्ध में विजेता देश होते हैं वो जर्मनी पे ये संधि थोप देते हैं, जिसकी वजह से जर्मनी की आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब हो जाती है, ताकि फिर से जर्मनी दूसरे युद्ध को जन्म न दे सके। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला था। ये संधि ही थी जो कि फिर से दूसरे विश्व युद्ध को कहीं ना कहीं जन्म देने का एक काफ़ी मतलब अच्छा सा कारण बन जाती है। अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी बड़ा कारण बन जाती है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि जर्मनी को बहुत ज़्यादा दबा दिया जाता है। इसके सारे उद्योग इससे छीन लिए जाते हैं, कोल माइंस इसे छीन ली जाती है, इसकी मिलिट्री से छीन ली जाती है। मिलिट्री पे एक सैंक्शन लगा दिए जाते हैं कि आप 1 लाख से ज़्यादा मिलिट्री नहीं रख सकते, ओनली आप अपने कंट्री पर्पज़ के लिए ही मिलिट्री रख सकते हो, युद्ध नहीं लड़ सकते किसी देश के लिए या सिविल वॉर से लड़ने के लिए आप मिलिट्री रख सकते हो। कुछ ही इमरजेंसी तौर पे इसकी मिलिट्री को रखा गया। जितना देशों का नुकसान हुआ है वर्ल्ड वॉर वन में, सारा जर्मनी को ही चुकाना है। इसके लिए भी जर्मनी को काफ़ी ज़्यादा दबाया गया दूसरे देशों द्वारा, जो कि हिटलर इन हर सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था और देख रहा था। लेकिन हिटलर इन सब चीज़ों का आखिर जाके वर्ल्ड वॉर 2 में बदला लेता है। सारी चीज़ें वर्साइल्स की संधि तोड़ता है, जर्मनी से फ्रांस से राइन प्रदेश वापस छीन लेता है, चेकोस्लोवाकिया से अपना प्रदेश छीनता है। यहाँ तक कि सारे देश इसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते, क्योंकि इनको पता होता है कि अब इस व्यक्ति को रोकना मतलब वर्ल्ड वॉर 2 की ओर बढ़ना होगा। लेकिन आखिर वही होता है जिसका डर पूरी दुनिया को होता है। 1923 में जब भी एक बार जर्मनी की सत्ता पलटने का प्रयास करते हैं तो इसकी वजह से इनको जेल में डाल दिया जाता है और वहीं से ये अब बुक लिखते हैं मीन का मेरा संकेत, वहीं से अपनी बुक लिखते हैं। एक्चुअली होता है कि स्टार्ट से आप यहाँ से समझो कि जब जर्मनी जो कि युद्ध में हारने के बाद लोगों से उसकी काफ़ी उनको सुनना पड़ता है, तो एक कॉन्फ्रेंस में होता है कि लोग काफ़ी इनको कह रहे होते हैं, भला बुरा सुना रहे होते हैं आर्मी को। तो तब हिटलर बोलते हैं कि एकदम से आते हैं और बोलते हैं कि ये तो जर्मनी के लोगों की प्रॉब्लम है। एक्चुअली वो बात सुनना नहीं चाहते, वो समझते नहीं है मैटर को, हमेशा बस कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। ये ऐसा कुछ वो बोलते हैं जर्मन के लोगों को, लेकिन इसी से जर्मन लोग शांत होते हैं, उनको सुनने लगते हैं। तभी ऑब्जर्व करती है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, इनको ऑब्जर्व करती है और इनको कहती है कि आप हमारे पार्टी में आइए, हमारे पार्टी को ज्वाइन कीजिए, आपके लिए एक अच्छा अवसर है। और यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनता है हिटलर के लिए, जो कि आखिर तक चांसलर तक जाकर होता है। ये पार्टी काफ़ी बड़ी नहीं होती, इसमें करीब 25 से 26 लोग इस पार्टी में होते हैं। लेकिन जब हिटलर ज्वाइन करते थे देखते हैं कि क्या है पार्टी में, कुछ सिस्टम नहीं है, कुछ भी रूल्स नहीं है, बस ऐसे ही लोग पार्टी को ज्वाइन कर रखे हैं, कोई इसका मतलब नहीं है। पहले एक पार्टी के लिए एक लोगो तैयार करते हैं, स्पीचेस देते हैं, जिससे कि पार्टी में अधिक से अधिक लोग जुड़े और ये तादाद कम से कम 50-60 हज़ार तक इन लोगों की तादाद बढ़ गई और संख्या पार्टी में बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से पार्टी मजबूत होती जाती है। और जब ऐसे हिटलर की किस्मत काफ़ी साथ देती है, लेकिन चुनावी मामलों में इनको इतना साथ मिलता नहीं है। 1929 में जब चुनाव होते हैं तब हिटलर की पार्टी हार जाती है, और जब 1930 में होती है तो हिटलर की पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरती है, जिसमें ज़्यादा सीटें लेके आती है। लेकिन वहाँ पर भी हिटलर को एक तरह से हार ही मिलती है। लेकिन ये जो जर्मनी के राष्ट्रपति हैं पॉल वॉन हिंडनबर्ग, इसको बार बार कहते हैं कि आप मुझे चांसलर बना दीजिए, लेकिन हिंडनबर्ग इनकी बिल्कुल नहीं सुनते और इनको बनाते नहीं, क्योंकि इनको पता है कि ये व्यक्ति सही नहीं है चांसलर के तौर पर जर्मनी के। ये काफ़ी समस्या एक विश्व के लिए ग्लोबल के लिए खड़ी कर सकता है, इसलिए उन्होंने इसको नहीं बनाया, क्योंकि ये इसके रवैये से काफ़ी वाकिफ थे। लेकिन आखिर से 1993 में इनको चांसलर बना दिया जाता है, क्योंकि कोई भी पार्टी मेजोरिटी में आती नहीं है पूर्णतः।
जो पूर्व चांसलर होते हैं उनके कहने पे, उनकी सिफारिश से हिडेनबर्ग इनको चांसलर बना देते हैं। उसके बाद से थोड़े ही देर बाद सत्ता हथिया लेते हैं और 1934 में हिडेनबर्ग की मौत हो जाती है, जिसके बाद ये राष्ट्रपति पद को और चांसलर के पद को सम्मिलित कर लेते हैं, शक्ति अपने पास संग्रहित कर लेते हैं, खुद को सर्वोच्च न्यायाधीश घोषित कर देते हैं। अब सत्ता सारी इनके पास थी, तो उसके बाद होता क्या है कि ये वर्साई संधि को तोड़ चुके होते हैं और अब ये डिमांड रखते हैं सारी कंट्रीज़ के सामने कि भाई, जब जैसे इनके चेकोस्लोवाकिया कुछ एरिया जहाँ पे पर्सनल होते हैं, जहाँ पे व्यक्ति होते हैं जर्मनी के सपोर्टर्स होते हैं, तो ये उस क्षेत्र का डिमांड करता है हिटलर। तो चेकोस्लोवाकिया को म्यूनिख समझौते के तहत वो क्षेत्र हिटलर को दिलवाया जाता है, जिसकी वजह से कि युद्ध को और टाला जा सके, कि किस युद्ध को हो सके, मतलब एक ऐसे व्यक्ति को जो कि पूर्णतः युद्ध की ही कगार पे खड़ा है, उस व्यक्ति को कैसे रोका जा सकता है, ऐसी ब्रिटेन की कहीं ना कहीं नीति। और उसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस और कुछ अन्य देश मिलके म्यूनिख समझौते के तहत चेकोस्लोवाकिया को दबाव में लाके और फिर ये जो हिस्सा है ये दिलवाया जाता है हिटलर, जो जिसमें हिटलर इसका अधिकार देता है, इस पर अधिकार कर देता है इस चेकोस्लोवाकिया के इस हिस्से पर। लेकिन हिटलर यहाँ पे बिल्कुल नहीं रुकने वाला था। हिटलर फिर इटली के साथ से ऑस्ट्रिया को जीत लेता है और फिर रसिया से संधि करता है। रसिया से संधि के तहत ये होता है कि जब ये पोलैंड पे आक्रमण करते हैं दोनों मिलके, क्योंकि रसिया और जर्मनी के बीच में आता है पोलैंड, तो ये जब पोलैंड पे आक्रमण करते हैं तो पोलैंड का एक हिस्सा पश्चिमी हिस्सा पोलैंड को हरा देते हैं, पश्चिमी हिस्सा जर्मनी रख लेता है और जो पूर्वी हिस्सा है वो रसिया को दे दिया जाता है। उसी के बाद से हिटलर युद्ध के रथ पे सवार हो जाता है, फिर चेकोस्लोवाकिया के पूर्णतः हिस्से को पराजित कर देता है, पूर्णतः अपने अधीन ले लेता है। और जैसे ये पोलैंड पे आक्रमण करते हैं उसी के बाद से ब्रिटेन और फ्रांस एक संधि के तहत जर्मनी के खिलाफ युद्ध में उतर जाते हैं और यहीं से वर्ल्ड वॉर 2 का आरंभ होता है, जिसके बाद जर्मनी अपनी लुफ्तवाफ्fe जो कि जर्मनी की एयरफोर्स होती है उसके लंदन पे बॉम्ब बरसाए जाते हैं और फिर बदले में फिर से रिटेलिएट करता है ब्रिटेन और जर्मनी के कुछ शहरों पे बॉम्ब गिराता है। लेकिन जर्मनी फिर से लंदन पे काफ़ी 2 महीने तक करीब काफ़ी बमबारी करता है, काफ़ी लोगों की जान जाती है, काफ़ी सिविल व्यक्तियों की भी जान जाती है, काफ़ी सैनिकों की भी जान जाती है। उसके बाद से ब्रिटेन एक अच्छा मौका देख के जर्मनी पे काफ़ी अच्छा रिटेलिएट करता है, जिसकी वजह से जर्मनी की एयरफोर्स की कमर तोड़ देती है, उसको पूर्णतः बर्बाद कर दिया जाता है। क्योंकि हिटलर ने वर्साई की संधि तोड़ के जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं नेवेली चैम्बरलेन उस वक्त पीएम थे एक्चुअली ब्रिटेन के, तो उनसे वो परमिशन लेते हैं एक्चुअली कि वो एक संधि के तहत ब्रिटेन को थोड़ा तटस्थ रखने के लिए कि ब्रिटेन की जो एयरफोर्स होगी उसका 35% एयरफोर्स जर्मनी की होगी और वहाँ से काफ़ी करारी हार मिलती है इनको जर्मनी को। तो हिटलर कहते हैं कि भैया इनको बाद में देखेंगे, पहले रसिया को खदेड़ते हैं और ये रसिया की तरफ अपना जो, और हिटलर क्या है कि काफ़ी घमंड में आ जाता है, उसको होता है कि मुझसे मतलब बढ़कर कोई नहीं, और वो काफ़ी एक्चुअली में उसकी ओवर कॉन्फिडेंस हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं ले डूबता है। वही हिटलर के साथ हिटलर एक्चुअली में क्या करता है कि रसिया से युद्ध के लिए वो रसिया में घुस जाता, उसे बिल्कुल पता नहीं है रसिया कितना बड़ा है, ये उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, और रसिया की सेना कितनी बड़ी है ये भी उसे पता नहीं होता है। वो जितनी सोचता है उससे काफ़ी गुना बड़ी रसिया की सेना होती है और रसिया का क्षेत्रफल होता है। यहाँ पे हिटलर को जरा सा भी साथ नहीं मिलता वक्त का, क्लाइमेट चेंज हो जाता है, काफ़ी सर्दी हो जाती है और रसिया की सेना काफ़ी बड़ी होती है, जिसके बाद जर्मनी को बहुत बुरे तरीके से यहाँ पे पराजय का सामना करना पड़ता है। और एक्चुअली में करता क्या है कि जहाँ से यूएसए को ब्रिटेन काफ़ी बार कहता है कि आप युद्ध में आइए, लेकिन यूएसए बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन यूएसए ब्रिटेन और फ्रांस को हथियार सप्लाई करता रहता है, जिसपे इन्होंने जर्मनी ने अटलांटिक महासागर में काफ़ी जहाज इनके डुबो दिए थे, सबमरीन से, टॉर्पीडो से, काफ़ी इसने नेवी को काफ़ी इन्होंने नुकसान किया था ब्रिटेन की नेवी का। लेकिन
यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन उसके बाद जब रसिया रिटेलिएट करता है जर्मनी पे, यूएसए जैसे युद्ध में उतरता है, तो जर्मनी पूर्णतः पराजित हो जाता है, जर्मनी हार मान चुका होता है। और फिर से जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रीजन बनता है, जिस तरह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बना था उसमें भी इसको हार मिलती है, यहाँ पर भी इसको हार मिलती है। हिटलर भी 30 अप्रैल 1945 को गन शॉट से अपनी जान देता, आत्महत्या कर देता है, अपनी वाइफ उसके साथ आत्महत्या कर लेता है। ये थी एक तानाशाह की कहानी, और ये काफ़ी ज़्यादा क्रूर तानाशाह रहा था अपने वक्त का, और आज तक इतिहास में इससे बड़ा कोई तानाशाह नहीं रहा। इसने यहूदियों को अधिक संख्या में मौत के घाट उतार दिया था, क्योंकि ये यहूदियों से काफ़ी जलता था। एक्चुअली में ये मानता था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जर्मनी के हारने का कारण कहीं ना कहीं यहूदी थे, लेकिन यहूदी ऐसा बिल्कुल नहीं थे। यहूदियों ने जर्मनी के लिए काफ़ी राष्ट्रवाद की भावना दिखाई थी, वो भी काफ़ी अच्छे से लड़े थे, लेकिन हिटलर की ये सोच बिल्कुल गलत थी, सही नहीं थी। और दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। बात करते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बायोग्राफी के साथ। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।